हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम सच कह रही हो रूही, तुम्हें गोली लगी थी? हमना ने अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से कहा। इस वक्त वो दोनों कैंटीन में बैठी हुई थी। आयजा आज नहीं आई थी। उसे कॉलेज आते हुए 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में ही उसकी हमना से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। इसकी क्लासेस शुरू हुए 1 माह होने वाला था, लेकिन जब तक वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो गई और उसके चेहरे की पीली रंगत जो सिर्फ ज़ोहरा बेगम और हरीम को दिख रही थी ख़त्म नहीं हो गई, जब तक ज़ोहरा बेगम ने उसे कॉलेज नहीं आने दिया। हाँ, वो लड़का था। मैं ऐसे गई और उसे ऐसे धक्का दिया। अपने हाथों का इस्तेमाल करके वो उसे सारे स्टेप करके दिखा रही थी। जब से कॉलेज आई थी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थी कि ये बात हमना और आयज़ा को बताए या नहीं, क्योंकि पापा ने उसे ये बात बताने से मना किया था। लेकिन फिर उसने खुद ही सोचा कि उन्होंने घर वालों को बताने से मना किया था, दोस्तों को थोड़े ही। इसीलिए आज वो पूरी स्टोरी हमना को सुना रही थी। सबको बताना भी तो था कि वो कितनी बहादुर है। फिर क्या हुआ? तजस्सुस से कहते हुए हमना ने अपनी चेयर मजीद आगे की। फिर एक आदमी था, वो लड़का उसे दाद बुला रहा था, तो उस लड़की ने मुझे उस आदमी के साथ पापा के पास भिजवा दिया। तुम तो बहुत बहादुर हो रूही। उसके कहने पर रूही ने शर्मा कर अपनी तारीफ वसूल की। अच्छा, मैं देख लूं भाई मुझे लेने तो नहीं आ गए। अपना बैग और टेबल पर रखी किताब उठाकर वो अपनी जगह उठ खड़ी हुई। रोहिया भी उसके साथ साथ चलने लगी और गेट तक पहुंचने तक भी वो दोनों बातें करती रही। हमना का भाई लेने आ गया था, इसीलिए रोहिया को अल्लाह हाफिज कहकर वो बाहर निकल गई और उसके जाते ही रोहिया भी दोबारा कॉलेज के अंदर चली गई। हुसैन साहब एक फिक्स टाइम पर उसे लेने आते थे और अभी उनके आने का टाइम नहीं हुआ था। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन थी? उसकी गाड़ी में बैठते ही जैन ने पूछा, जो कब से गेट पर खड़ी रोहिया को देख रहा था, जो अब अंदर कॉलेज में जा चुकी थी। वो मेरी दोस्त है, बहुत प्यारी है। हाँ, वो तो लग ही रही है। ये बात उसने दिल में सोची। उफ़ अल्लाह, मैं उसकी किताब भी ले आई। रुक जाए, मैं देकर आती हूँ। अपने हाथ में मौजूद 3 किताबों में से एक रोहिया की थी, जो वो अपनी किताबों के साथ ही उठा लाई थी। नहीं, रहने दो, टाइम लगेगा, बाद में दे देना, नॉर्मल लहजे में कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि जहन के पर्दे पर रोहिया का अक्स घूम रहा था। आंखें मूंदे वो इस वक्त अपनी प्रिंसेस के ख्यालों में गुम था। ठंडे बंद कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। उसने आंखें खोलकर आधा बचा हुआ सिगरेट ऐश ट्रे में डाला और टेबल पर रखा। वो सफ़ेद दुपट्टा उठा लिया और हॉस्पिटल का मंजर याद करने लगा। आप कौन हैं? जिसे तुमने धक्का दिया था, जिसके बदले की गोली खाई थी। मुझे मामा के पास जाना है। मामा के पास क्यों जाना है? मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा था उसकी मासूम सी आवाज़ अभी भी तक उसे सुनाई दे रही थी। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसने रोहिया के दुपट्टे पर अपने लब रख दिए। आहिस्ता से वो अंदर दाखिल हुआ। हमना का बैग सामने सोफे पर ही रखा हुआ था। उसने जिप खोलकर बैग में मौजूद हमना की किताबें निकाली और उसमें से रोहिया की किताब तलाश करने लगा। वो एक जैसी किताबें रखी हुई थी, जिनमें से एक हमना की थी, तो जाहिर था दूसरी रोहिया की ही होनी थी। उसने वो किताब खोली, जहां पहले ही सफ़े पर छोटे छोटे लफ्ज़ों में रोहिया हुसैन लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी और जिस तरह आया था उसी तरह बाहर चला गया। उसे एक बहाना मिल चुका था रोहिया से मिलने का। हमना तो खाला के घर गई है और आज वहीं रहेगी, तो मजबूरन ये किताब मुझे ही तुम्हें देनी पड़ेगी, मिस रोहिया। उसने अपने हाथ में मौजूद इस किताब को देखते हुए कहा। बाहर मेन गेट पर चौकीदार बैठा हुआ था
जो उसे देखते ही गेट खोल चुका था। घर में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले ज़ोहरा बेगम और हुसैन साहब के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट ऑफ थी। यकीनन वो दोनों सो रहे थे। वैसे भी रात के 2 बज रहे थे। उनसे अब इसकी मुलाकात सुबह ही होनी थी। अपने कदम उसने रोहिया के कमरे की तरफ बढ़ा दिए। कमरे की लाइट ऑन थी और वो बेड पर सो रही थी। वो हमेशा लाइट ऑन करके ही सोती थी। आहद ने मुस्कुराते हुए उसे प्यार भरी नज़रों से देखा और उसके करीब जाकर उसकी पोजीशन दुरुस्त करने लगा। एक पाँव बेड पर जबकि दूसरा ज़मीन पर था और उसका कंबल आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गिरा पड़ा था। ओहद ने उसे ठीक से लेटाकर उस पर कंबल दुरुस्त करके डाला और उसके माथे पर अपने लब रखकर उसके कमरे से निकल गया। अब उसका इरादा अपने कमरे की तरफ जाने का था। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कमरे में पहले की निस्बत अब ज़्यादा सामान था। बेबी लोशन, पाउडर, बेबी कॉट और दीगर सामान मौजूद था। लेकिन इतना सामान होने के बावजूद भी कमरे की हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वो बेड पर लेटी हरीम के करीब आया। नरमी से उसके माथे पर अपने लब रख दिए। हरीम को ज़ोहरा बेगम ने एक पार्टी में देखकर पसंद किया था और उसने खुद भी उनकी पसंद पर सर झुका दिया। अलबत्ता दिल में यह ख्याल ज़रूर आता था कि वो लड़की पता नहीं कैसी होगी, उसका मिजाज कैसा होगा। लेकिन इससे शादी होते ही सारे बुरे ख्यालात ने इसका पीछा छोड़ दिया। हरीम इसकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी थी, हर रिश्ते में परफेक्ट। दूसरी साइड पर आकर उसने बीच में लेटी अपनी बेटी को उठाया। वो 1 महीने की थी और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद थी। दिखने में वो बिल्कुल रोहिया की तरह थी। फूले फूले गाल वाली वो गुड़िया इस वक्त सो रही थी। उसे गोद में लेकर प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आप कब आए? उसने अपना चेहरा मोड़ कर देखा। जहाँ नींद से भरी आंखें बमुश्किल खोले वो आहद को देख रही थी। थोड़ी देर पहले। उसे जवाब देकर वो दोबारा से अपनी बेटी को देखने लगा। उस वक्त ये लम्हा उसे दुनिया का सबसे हसीन लम्हा लग रहा था। आगे को सिरक कर हरीम उसके करीब आई और उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। मुझसे मिले भी नहीं, बस आते ही बेटी को उठा लिया। बेटी को प्यार कर लूं फिर तुमसे अच्छे से मिलूंगा। ओहद ने उसकी कान में सरगोशी की, जिस पर उसने मुस्कुराकर अपनी पलकें झुका ली। प्यारी है ना? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जी नहीं, आप जानते हैं ये रोहिया की तरह है। मैं अभी तक पूछ ही नहीं सका, इसका नाम क्या है? हुनैन, रोहिया ने रखा है। और आपको पता है मामा और इसके नाम रखने पर कितनी लड़ाई हुई थी। फिर पापा ने इतनी मुश्किल से उनकी लड़ाई ख़त्म करवाई और रोहिया ने इसका नाम हुनैन रख दिया। इनकी लड़ाई याद करके हरीम की हंसी छूटी। कोई बात नहीं, हम और लेकर आ जाएंगे ताकि अब उसका नाम मामा रख लें। ओहद के शरारत से कहने पर हरीम ने घूर कर उसे मजबूत बाजुओं पर मुक्का रसीद किया, लेकिन जानती थी उसे सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाना खाया आपने? लेकर आऊं? नहीं, तुम बस मेरे पास रहो। कपड़े तो चेंज कर लें? नहीं करने, इस वक्त बस मुझे सोना है। हुनैन को दोनों के बीच में लेटाकर उसने हरीम को अपने बाजुओं पर लेटा लिया और खुद भी सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। जब से उसे हुनैन की इस दुनिया में आने की इत्तला मिली थी, तब से रोज़ उसे यही डर लगा रहता था कि वो वापस जा भी सकेगा या नहीं, अपनी बेटी को देख भी सकेगा या नहीं। लेकिन वो देख चुका था। अपनी आंखें बंद करके उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी सोई हुई बेटी को देखकर फिर से मुस्कुरा दिया। बालों की ऊंची पोनी बनाए, कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस, वो अपना बैग पकड़े तेज कदमों से भागकर डाइनिंग रूम में आई, जहां बैठे शख्स को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। भाइयों,
आप कब आए? वो भागते हुए आहत के पास गई। वो जो अपना नाश्ता कर रहा था उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा उठा। घर में वो सुबह होते ही सबसे मिल चुका था, बस एक रूहिया ही बची थी जिसे वो अब मिल रहा था। मैं तो बहुत साल पहले आ गया था। हाँ, मुझे पता है आप बहुत साल पहले आ गए थे। उसने बहुत को लंबा खींचा। अब इतना भी बहुत मत करो। मैं करूँगी, क्योंकि यही बात है। हाँ, यही बात है। पता है मामा, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा हूँ, या फिर रूहिया मैडम कुछ ज़्यादा छोटी हैं। ज़रा बाहर जाओ, हर कोई इन्हें मेरी बेटी समझता है। ओहद ने उनके सामने अपने दुख का इजहार किया। बेटा है तो तुमसे बहुत छोटी, हुसैन साहब ने अखबार का सफ़ा पलटते हुए कहा। अब इतनी भी छोटी नहीं है। जी नहीं, हूँ, पूरे 13 साल। रूहिया ने अपनी सारी उंगलियां उसे दिखाईं। ये 10 हुई। भाभी 3 उंगलियां और दिखाएं। रूहिया ने अपने बराबर बैठी हरीम को देखते हुए कहा, जिस पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाकर रूहिया के साथ अपनी 3 उंगलियां मिला दी। लीजिए भैयू, हो गई 13। और अब जल्दी से नाश्ता करें, फिर मुझे कॉलेज छोड़कर आइएगा। आज मैं आपके साथ जाऊंगी। उसकी बात पर उसने अपना सर इस बात में सर हिला दिया और टेबल पर रखा अपना चाय का कप उठाकर लबों से लगा लिया। अपने जिम रूम में मौजूद इस वक्त वो काफ़ी देर से एक्सरसाइज कर रहा था और एक तरफ खड़ा दाद कब से इसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे वो बात बता सके जिसके लिए वो यहाँ खड़ा था। बोलो, क्या पता चला है? वहाँ खड़े मुलाजिम ने उसकी तरफ तौलिया बढ़ाया जिसे वो अपने वजूद पर मौजूद पसीना साफ करने लगा। सर, जैन का पता चल गया है। यकीनन वो अब्दुल्ला के लिए बहुत ख़ास है। जब भी वो घर से बाहर निकलता है उसके साथ गार्ड्स होते हैं जो अब्दुल्ला ने रखवाए हैं। अकेले वो बस जब ही नज़र आता है जब अपनी बहन को कॉलेज लेने आता है। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, चाहे उसके साथ गार्ड्स की फ़ौज हो या फिर अकेला हो। मुझे वो चाहिए। सख्त लहजे में कहकर उसने हाथ में पकड़ा वो टॉवल फेंका और ख़ुद जिम रूम से निकल आया। रूहिया को कॉलेज छोड़कर उसने अपने चंद एक काम निपटाए और घर की जानिब बढ़ा दिया। जब उसका फ़ोन बजा, जहां नाम देखते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। कुछ ख़ास नहीं, बस तुम्हारी वापसी हुई है तो सोचा तुमसे मिलने का प्लान बना लूं। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम्हें पता चल गया मेरे वापस आने का। ये कोई नई बात नहीं है। कब मिलना है? लोकेशन भेज दूंगा। वैसे तुमने मुझे मेरी बेटी की मुबारकबाद नहीं दी। मैं ये खबर सुनते ही तुम्हारे घर केक और फूल भिजवा चुका था। हाँ, तुम्हें मुबारकबाद नहीं दी। सोचा था जब वापस आओगे तो मिलकर ही दूंगा। जहांजेब के कहने पर ओहद ने कहकहा लगाया। अच्छा, तो वो केक और फूलों की दुकान तुमने भिजवाई थी? बंदा कोई कार्ड वगैरह ही लगा देता है। मामा तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि पता नहीं किसने ये सब भेज दिया, और मेरी बहन इस खुशफहमी में मुब्तला हो चुकी थी कि किसी ने उसे बाहर देख लिया और उससे पहली नज़र की मोहब्बत हो गई। इस वजह से ये सब भेजा गया है। उसके कहकहे की वजह जहांजेब को अब समझ आई थी। खैर, मुझे बताओ, मैं कब ये काम तुम्हारे लिए करूं? I mean, तुम शादी कब कर रहे हो? सोच लो, उम्र निकली जा रही है। इतनी भी नहीं निकली जा रही, सिर्फ 31 का हूं। तो 31 कम उम्र नहीं होती? मुझे देख लो, तुमसे सिर्फ 2 माह बड़ा हूं और माशाल्लाह से एक बेटी का बाप भी बन गया। मेरे भाई, अगर इतनी ही जल्दी लग रही है तो अपनी बहन की शादी करा दो मुझसे। मेरी बहन और तुम में बहुत फ़र्क है जहान। अगर नहीं होता तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचता, लेकिन ऐसा है नहीं। रूहिया बहुत मासूम है, वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों नहीं गुजार सकती?
आहत की बात सुनते ही उसके माथे पर बल पड़े। क्योंकि तुम एक बेस्ट हो, तुम्हारी एक अलग दुनिया है जिसमें किसी की जान लेना जरा भी मुश्किल नहीं, और उसकी दुनिया अलग है। खैर, मैं भी ये क्या बातें करने लग गया हूं। तुम कौन सा मेरी बहन को जानते हो? अगर जानते तो मजाक में भी ये बात नहीं कहते। ख्याल रखना, तुम्हें बाद में फोन करता हूं। अलविदाई कलमात अदा करके उसने फोन रख दिया। जहांजेब ने गुस्से से अपने फोन को देखा और अगले ही पल उसे जोर से दीवार पर मार दिया। ओहद की बातें याद करके उसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जबकि जमीन पर पड़ा वो महंगा फोन अपनी किस्मत पर मातम कर रहा था। कैंटीन में बैठी वो सैंडविच से इंसाफ कर रही थी जब उसकी क्लास फेलो ने बताया कि बाहर कोई इसका इंतजार कर रहा है। आज वो अकेली कॉलेज आई थी और सारा दिन बोरियत भरा गुजरा, क्योंकि उसकी दोस्तें जो नहीं आई थी। अपना बैग उठाकर वो कॉलेज से बाहर चली गई। छुट्टी का टाइम था और उसे यही लग रहा था कि आज ओहद उसे लेने आया होगा, क्योंकि पापा इतनी जल्दी लेने नहीं आते थे। बाहर ना ही तो ओहद था, ना ही हुसैन साहब। उसने यही सोचा था शायद उस लड़की ने कोई मजाक किया होगा, और यही सब सोचते हुए वो वापस अंदर जाने लगी जब कोई उसे पुकारता हुआ तेजी से उसके करीब आ गया। उसे यहाँ आना है? जी सर, उसकी बहन यहाँ पढ़ती है और इस वक्त वो रोजाना उसे लेने आता है। दाद के कहने पर उसने अपना सर हिला दिया। जैन की तस्वीर वो पहले ही देख चुका था, जिसके बाइस उसे पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आई थी। गोद में रखा लैपटॉप उसने बंद करके बैग में डाला और कॉलेज की तरफ देखने लगा। गाड़ी कॉलेज के सामने ही खड़ी थी, इसीलिए वहां का मंजर साफ दिख रहा था, जहां बस यूनिफॉर्म में मौजूद लड़कियां थीं। और जब ही उसकी नज़र उन लड़कियों के दरमियान खड़ी उस लड़की की तरफ उठी जहां वाइट यूनिफॉर्म में मौजूद वो फूले फूले गालों वाली लड़की खड़ी थी। उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराहट सिमट चुकी थी और गुस्से से रगें तन चुकी थी। मेरा नाम जैन है। सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। उसने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की और अंदर जाने लगी जब वो फिर उसके रास्ते में आ गया। मैं हमना का भाई हूं, आपकी बुक देने आया था। आज हमना कॉलेज नहीं आई थी तो उसने मुझसे कहा कि ये मैं आपको दे दूं। उसने अपने हाथ में मौजूद बुक इसकी तरफ बढ़ाई। थैंक यू भाई। मैं आपका भाई नहीं हूं, आप मुझे जैन बुला सकती हैं। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे कुछ देर झिझक कर इसने मिला लिया, लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ वो इसका सांस तक रोक चुका था। उसने गुस्से से अपने सामने चलता मंजर देखा। सामने खड़ा लड़का जैन था। इस बात का उसे यकीन था और इसी बात का इसे गुस्सा आ रहा था। वो लड़का इसकी रूह के इतने करीब क्यों खड़ा था? वो गाड़ी में बैठा भी यहां से देख सकता था कि वो किन नजरों से रोहिया को देख रहा है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा था तो वो इसके इतने करीब खड़ी इस बेवकूफ लड़की को नहीं आ रहा था। दाद, मेरी गन दो। माथे पर बल डाले उसने दाद को मुखातिब किया, जबकि नजरें सामने चलते उस मंजर पर थीं जहां अब जैन अपना हाथ आगे बढ़ाए उससे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठे दाद ने मुड़कर इसे देखा। सामने जैन खड़ा था। ये बात तो वो भी समझ चुका था, लेकिन उसे यहीं सड़क पर मार देगा ऐसी तवक्को दाद को इससे नहीं थी। क्यों सर? मेरी गन दो। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया, जिस पर घबराकर दाद ने जल्दी से उसे गन दे दी, जिसे थाम कर इसने जैन की तरफ चला दी और हमेशा की तरह निशाना सीधा शिकार पर लगा। वो गोली जैन की कनपट्टी पर लगी और दूसरी उसके बाजू पर लगी। खून के छींटे रोहिया के चेहरे पर पड़े और वो आंखें फाड़ कर सांस रोके इस मंजर को देख रही थी। गोली चलते ही हर जगह भगदड़ मच चुकी थी। जहां इस जगह पहले सब इत्मीनान से खड़े थे, अब इसी जगह से भाग रहे थे, तो कुछ जैन के करीब आकर उसे देख रहे थे
रुहिया ने अपनी गर्दन मोड़कर हर तरफ देखा। उसके हवास जैसे शल हो चुके थे। दूर गाड़ी में उसे वो शख्स बैठा दिखाई दिया जो गहरी नजरों से हाथ में गन पकड़े इसे ही देख रहा था। इसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था दिल की धड़कन बढ़ रही है या रुक रही है। उसने अपने चकराते सर पर हाथ रखा और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर चुकी थी। गाड़ी से उतरकर वो इसकी जानिब बढ़ा और नरमी से इसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में उठा लिया। इसे अपनी बाहों में उठाए उसने गाड़ी की पिछली सीट पर नरमी से लिटाया और मुड़कर जैन को देखा, जिसके करीब अब लोगों का रश बढ़ता जा रहा था। कोई पुलिस को कॉल कर रहा था, कोई एम्बुलेंस को, तो कोई उसकी वीडियो बना रहा था। भगदड़ ऐसी मची थी कि किसी ने ये देखा तक भी नहीं कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई थी। इसमें बेहोश होने की क्या बात थी प्रिंसेस? उसने नरमी से उसका गाल थपथपाकर कहा। सर, मैडम को हॉस्पिटल लेकर जाना है। दाद ने उसके पीछे खड़े होकर कहा। मैं ले जाऊंगा, तुम उस लड़की को सेल में लेकर जाओ। सर, सब लोग जमा हैं वहां पर और मेरे ख्याल से वो मर चुका है। उसके कहने पर जहांजेब ने अपनी हेजल ब्राउन आंखों से उसे घूर कर देखा। दाद, मैं जा रहा हूं और बाद में जब मैं आऊं तो मुझे ये लड़का सेल में मौजूद मिले, जिंदा या मुर्दा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, जबकि वो बेचारा अब ये सोच रहा था कि इस भीड़ में से वो जैन को कैसे निकालेगा। मुमकिन था कि पुलिस भी आने वाली हो। कॉलेज का गार्ड जो पहले कॉलेज के अंदर था अब वो भी बाहर आकर खड़ा हुआ था। लेकिन जो भी था, ये हुक्म जहांजेब काज़मी ने दिया था, जिसे उसे हर हाल में पूरा करना था। वो इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था जब उसे भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और बिना इस तरफ देखे भी वो जानता था कि आने वाला ओहद होगा। क्या हुआ है इसे? तुम्हें वो कहाँ मिली और वो बेहोश कैसे हुई? उसके करीब आते ही उसने एक ही सांस में पूछा। जहां से फोन पर इसे ये बात बता चुका था कि इसकी बहन इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद है। साथ ही हॉस्पिटल का नाम भी बता दिया और वो ये भी बता चुका था कि वो इसे सड़क पर बेहोश मिली थी। बताया तो था कॉलेज के बाहर बेहोश हो गई थी, लेकिन वो बेहोश क्यों हुई? इसके कहने पर जहांजेब ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। किसी ने वहां पर एक लड़के को गोली मार दी थी, इसने देख लिया, बस इसीलिए बेहोश हो गई। उसके इत्मीनान से कहने पर ओहद ने जब्त से अपनी आंखें फेर ली। जहांजेब, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? सड़क पर बंदा मार दिया। मैंने तो अपना नाम लिया ही नहीं। तुम्हारे अलावा और कौन ये कर सकता है? इसमें गलत क्या है? तुमने रोहिया के सामने उसे मार दिया। कम से कम यही देख लेते, वो गर्ल्स कॉलेज था, वहां किसी को मारने की क्या जरूरत थी? गहरा सांस लेकर वो अपनी जगह से उठकर इसके मुकाबिल खड़ा हुआ। अहद हुसैन, तुम मुझे मत बताओ कि मैंने क्या कर दिया है, क्या नहीं। कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बहन को, और अच्छा है, अभी से इसे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। खैर, मैं जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना। उसने एक नज़र इस रूम के दरवाजे पर डाली जहां रूहिया मौजूद थी और वहां से चला गया, जबकि ओहद खुद भी बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए अंदर चला गया। उसके होश में आते ही ओहद उसे घर लेकर आ चुका था, लेकिन तब से वो बेहद खामोश और खौफजदा थी। उसके सामने एक इंसानी जान गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। वो बस एक ही बात कह रही थी कि हमना का भाई मर चुका है। उसके खौफजदा चेहरे को आंसुओं ने भिगो रखा था, जबकि इसकी हालत देखकर ओहद को जहांजेब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब्त करने के अलावा वो और कुछ भी तो कर नहीं सकता था। रात तक उसे तेज बुखार हो चुका था
और इसकी हालत देखकर सब परेशान हो चुके थे। डॉक्टर आकर उसका ट्रीटमेंट करके जा चुकी थी। उसे दवाई देकर ज़ोहरा बेगम और हरीम उसकी पट्टियां कर रही थी, जिसकी वजह से इसका बुखार काफ़ी हद तक उतर चुका था। ज़ोहरा बेगम को कमरे में भेजकर वो उसके करीब ही बैठी हुई थी। आज उसका यहीं सोने का इरादा था, लेकिन हुनैन के मुसलसल रोने की आवाज़ से वो उठकर उसे देखने चली गई। पहले सोचा उसे कमरे में ले आए, लेकिन रूहिया की नींद डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसने उसे ओहद के पास ही छोड़ दिया था। लेकिन अब उसके रोने की आवाज़ इसे परेशान कर रही थी, इसलिए अपनी जगह से उठकर वो बाहर चली गई। खिड़की के रास्ते वो कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसकी रूह पिंक कलर के कंबल में सुकून से सो रही थी। उसके करीब जाकर जहां ज़ेब बेड पर उसके करीब बैठ गया और अपने हाथ की पुष्ट से उसका गाल सहलाने लगा, जो गर्म हो रहा था। तुम तो बहुत नाजुक हो प्रिंसेस, एक इंसान को गोली लगते देखकर तुम्हारा ये हाल हो गया। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मुझसे फिर कभी मत मिलना, वरना तुम्हें इस बेस्ट की कैद से कोई रिहा नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने शायद मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो अब तैयार हो जाओ इस बेस्ट की कैद में आने के लिए। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बाहर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। फिर मिलने आऊँगा तुमसे, मेरा इंतज़ार करना। उसने एक आखिरी नज़र अपनी प्रिंसेस पर डाली और वहाँ से चला गया। कल का हर मंजर किसी फिल्म की तरह फिर से जहन में चलने लगा। उसने ज़ोर से पहले अपने गाल रगड़े, फिर अपनी नाक पर, गर्दन, क्योंकि इन हिस्सों पर जैन के खून की छींटें आई थी। चेहरा उसका बिल्कुल साफ था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खून इसके चेहरे पर लगा है, जिसे वो जितना भी साफ कर लेती साफ नहीं होना था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। वहाँ ओहद था, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था। उठ गई तुम? अब तबीयत कैसी है? मुस्कुराकर कहते हुए वो इसके करीब बैठ गया और इसके बैठते ही रोहिया ने अपना सर उसके कंधे पर रख लिया। भैयू, उसने हमना के भाई को मार दिया। आंसू फिर उसकी आंख से बहने लगे। रोहिया, इस वाक़ये को भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकती। मैंने उस लड़के को देखा था जिसने हमना के भाई को मारा था। मैं उसे जानती हूं। तुम उसे कैसे जानती हो? मुझे गोली लगी थी जब मैं इस लड़के से मिली थी। ओहद के लिए यह बात काफ़ी हैरत अंगेज थी। तुम्हें गोली लगी थी? कब? और किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कब लगी थी? कहाँ लगी थी? उसका अंदाज देखकर रोहिया को अंदाज़ा हुआ कि वो क्या बोल चुकी है। जो बात छुपी थी वो उसने खुद ही खोल दी। वो पापा ने मना किया था बताने से। आप भी किसी को मत बताना, वरना मेरी डांट पड़ेगी। कैसे लगी तुम्हें गोली? उसके पूछने पर रोहिया ने उस दिन वाला पूरा वाकया बता दिया। आप किसी को बताना मत। उसकी मासूमियत से कहने पर ओहद ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी बहन तकलीफ में थी और इसे खबर ही नहीं हो सकी। मुझे हमना के घर जाना है भैयो, पता नहीं वो कैसी होगी। रोहिया, मेरी बात सुनो। तुमने उस दिन जो भी देखा वो किसी से मत कहना। समझो तुमने एक बुरा ख्वाब देखा था जो टूट गया। लेकिन क्यों? तुम इन सब से जितना दूर रहो इतना अच्छा है। और हमना के घर जाना है तो मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाओगी। जाओ, जाकर ब्रश करो और जल्दी से नाश्ता करके मेडिसिन लो। इसके कहने पर वो अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली गई, जबकि ओहद की सोचों का रुख अब किसी और तरफ था। जहां ज़ेब काज़मी, जिसे हर कोई बेस्ट के नाम से जानता है, लेकिन जानने के बावजूद भी कभी कोई उसे पकड़ नहीं सका। वजह यह कि उसने कभी अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा। वो खुलेआम कत्ल करता था और ये मंजर देखने के बावजूद भी कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो ऐसा करना चाहता था उसका दुनिया से नामो निशान ही मिट जाता था। जहां ज़ेब की इन हरकतों पर आज तक उसने उसे कुछ नहीं कहा था,
लेकिन अब मामला अलग था। अब इसे किसी को मारते हुए रोहिया ने देखा था और इसे यही डर था कि रोहिया किसी को ये बात बता ना दे। वो इसे मना कर चुका था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।